अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेसल फंक्शन। तो आप इसे बोल सकते हैं, आमतौर पे इसे लिखा जाता है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ जे एन एक्स, और हम जानते हैं जे एन एक्स हमारे लिए बेसल फंक्शन है। तो जनाब, अब आपके पास अगर क्वेश्चन जो आएगा पेपर में वो आपके पास इस तौर पे आएगा, प्रूव दैट जे एन एक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड की पावर एन in the expansion of e की power x by 2 z minus 1 over z when n is a positive integer। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा जो पेपर में हमसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि जे एन एक्स यानी बेजल फंक्शन वो कोफिशिएंट है किसका, z की पावर n का, किसके अंदर, जब हम इस फंक्शन की सीरीज को एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे n इज अ पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे हम। तो जनाब, इस चीज को, ये जो आपके पास लिखा हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x by 2 z माइनस 1 by z, इसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेजल फंक्शन या जनरेटिंग फंक्शन ऑफ jnx भी कह देते हैं। ठीक होगी बात। तो अब आपको क्वेश्चन भी पता लग रहा है और अब आपको बेसिक मुद्दा भी समझ आ गया कि आपके पास जो फंक्शन हमने लिया है e की पावर x by 2 z माइनस 1 by z, इसे हमने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ jnx कहा है। तो जनाब, अब इसमें जब मैं सीरीज को देखूंगा तो इसमें दो तरह की सूरत मेरे सामने आएंगी। पहली सूरत ये है, ये तो अब वही है जो हम स्टेटमेंट कह रहे हैं कि भाई जो बेजल फंक्शन होगा यानी जे एन एक्स होगा वो कोफिशिएंट ऑफ जेड एन होगा जब हम e की पावर x by 2 z माइनस 1 by z को एक्सपेंड करेंगे। मगर असल चीज ये है, असेंडिंग पावर में जब करेंगे, तो अब जब आप असेंडिंग पावर में एक्सपेंशन समझोगे तब जो कोफिशिएंट आएगा z की पावर n का वो बेजल फंक्शन होगा। ठीक होगी बात। और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि कोफिशिएंट ऑफ z की पावर माइनस n, ये भी बेजल फंक्शन होगा, मगर उस बेजल फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेगा कौन, माइनस 1 की पावर n। तो हम उसे एज इट इज बेजल फंक्शन नहीं कह सकते, मगर वहां पे बेजल फंक्शन मल्टीपल होगा किसका, माइनस 1 की पावर n का। जब मैं इस सीरीज को एक्सपेंड करूंगा किस तौर पे, डिसेंडिंग पावर ऑफ z के तौर पे। तो अब इसका मतलब आप इस सवाल को दो हिस्सों में देखने वाले हैं। एक दफा आप असेंडिंग पावर ऑफ z कंसीडर करोगे और एक दफा आप डिसेंडिंग पावर ऑफ z कंसीडर करेंगे। ठीक होगी बात। और दोनों सूरतों में कहीं ना कहीं बेजल फंक्शन आएगा। एक जब असेंडिंग पावर है फिर तो वो उसका जवाब ही बेजल फंक्शन है ना, फिर तो वो जो z की पावर n का जो भी कोफिशिएंट है वो है ही बेजल फंक्शन। मगर जब आप डिसेंडिंग पावर में जाओगे तो z की पावर माइनस n का जो कोफिशिएंट है वो सारा बेजल फंक्शन नहीं है, उसके साथ मल्टीपल होगा कौन, माइनस 1 की पावर n। ये चीज है हमारा मुद्दा। ठीक होगी बात। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ये वाला हिस्सा जिसमें हम असेंडिंग पावर ऑफ z देखेंगे। तो जनाब, अब मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या है, e की पावर x by 2 इंटू z माइनस 1 by z। अगर आप देखें तो मैं x by 2 को ब्रैकेट के अंदर लेके जा सकता हूं, पहले z से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 by z से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर मैं e को दोनों के साथ अलग अलग भी कर सकता हूं, e की पावर x z by 2 और e की पावर माइनस x by 2z। तो अब आपके पास इसका ना दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आपको याद हो एक्सपोनेंशियल सीरीज कैसे लिखते हैं, e की पावर x बराबर होती है किसके, 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। यानी जो पावर होती है उसको हम बेसिकली इस तरीके से मेंशन कर रहे होते हैं। तो अब पहली जो चीज है वो है e की पावर x z बाई 2। पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूं इस सोच पे, तो पहले तो 1 आ जाएगा, प्लस फिर क्या है जनाब, पावर एज इट इज आ जाएगी, x z बाई 2 आ जाएगा आपके पास, फिर आ जाएगा प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल x z बाई 2, और सारे का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर। फिर आप सो चलते जाएंगे, n तक चलेंगे, फिर अगली टर्म n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगी, पावर n प्लस 1 आ जाएगी, फिर आगे n प्लस 2 फैक्टोरियल और x z बाई 2 की पावर n प्लस 2 आ जाएगी। फिर इसी तौर पे मैं अगली जो सीरीज है e की पावर माइनस x बाई 2z, इसको भी एक्सपेंड कर लूंगा। अब जनाब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे सेम उसी सोच पे, पहले 1 आ जाएगा,
फिर पावर वैसे की वैसी साथ में लिख देनी, यानी जो x का रोल प्ले कर रहा है वो क्या है, माइनस एक्स बाई टू जेड, तो वो माइनस एक्स बाई टू जेड साथ में आ गया। फिर आपने क्या लिखना है, 1/2 फैक्टोरियल और पावर जो है उसका स्क्वायर, यानी आप लिखोगे x बाई टू जेड का स्क्वायर। तो चूंकि माइनस था तो माइनस का स्क्वायर लोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात समझनी है। फिर अप टू सो ऑन चलते चलते आपने लिखना है 1/n फैक्टोरियल, यानी nth तक हम पहुंच गए उसे एक्सपैंड करते करते। तो अब मुझे क्या पता n क्या है, तो अब आपके पास -1 की पावर जो n है वो मैंने वैसे ही लिख दिया, n इज एनी नंबर हो सकता है। तो अब आप x बाई टू जेड की पावर n लिख देंगे साथ में, ठीक होगी बात। तो अब आपने समझा कि मैंने -1 को हल नहीं किया, मैंने -1 की पावर n ऐसे लिख दिया क्योंकि n मैं नहीं जानता। तो फिर इसी तौर उससे नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, 1/n+1 फैक्टोरियल -1 की पावर n+1 और x बाई टू जेड की पावर n+1, सो इसी तरीके से आगे हम चलते जा रहे हैं। तो जनाब अब पहला हिस्सा है, मुझे z की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। तो अब ये दो बड़ी सीरीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे उनमें से सिर्फ वो वाली चीजें चाहिए जिनमें z की पावर n आए और फिर मुझे उसके कोफिशिएंट अलग करने हैं। मुद्दा समझ आया कि आपने दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करना है और फिर आपने उनमें से सिर्फ वो वाले फैक्टर उठाने हैं जिनमें z की पावर n है और फिर उनके कोफिशिएंट अलग कर देंगे। तो जनाब अगर आप देखो ये पहली सीरीज, इसमें z ऊपर आ रहा है तो आपके पास इसमें z की पावर सारी पॉजिटिव में चलेंगी और मुझे चूंकि z की पावर n चाहिए तो शुरू वाले फैक्टरों में तो n बन ही नहीं सकता, n बनना ही यहां से शुरू हो रहा है। तो मैं इसका ना सिर्फ इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा दूसरी सीरीज से ताकि मुझे z की पावर n हासिल हो सके। अब जरा देखो, रेड वाले को मैंने यहाँ पे कलर इसीलिए दिए थे ताकि मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी समझानी आसान हो। ये रेड में जो फैक्टर है इसमें z की पावर n आ रहा है, अगर इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे z की पावर n एक फैक्टर हासिल नहीं हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट जो भी बने वो है 1/n फैक्टोरियल x बाई टू की पावर n, इसका वो बन जाएगा कोफिशिएंट। अब जरा अगला फैक्टर देखो जो मेजेंडा कलर में है, 1/n+1 फैक्टोरियल x की पावर x z डिवाइडेड बाई 2n+1, यानी यहां पे जो z की पावर है वो है n+1, जबकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, z की पावर n। तो यहां पे जो सीरीज में दूसरा फैक्टर है दैट इज x बाई टू जेड, यानी z डिनोमिनेटर में है। अगर इस z को मैं ऊपर ले जाऊं तो इसकी पावर -1 में आ जाएगी। अगर इस मेजेंडा को इस मेजेंडा के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या z की पावर n+1, यहाँ पे z की पावर -1, तो पावर इकट्ठी होंगी तो सिर्फ z की पावर n ही नहीं बचेगा। इसका मतलब इस वाले फैक्टर को जब मैं इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मुझे z की पावर n ही हासिल होगा। अब जरा अगला फैक्टर देखो, 1/n+2 फैक्टोरियल एक्स जेड बाई टू की पावर n+2 है। जरा इस सीरीज में देखो, ये वाला फैक्टर इसमें डिनोमिनेटर में z है, ऊपर जाएगा तो z की पावर -2। जब आप इसे बिलू वाले को बिलू वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास z, जब z से मल्टीप्लाई करेगा तो zn ही बचेगा। इसका मतलब अब आपको समझ आ रही होगी कि हमें zn वाले फैक्टर कैसे मिलने जा रहे हैं। तो अब आप इस वाले रेड वाले को रेड वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका zn मैंने सबसे कॉमन ले लिया क्योंकि आना ही सब में zn है, तो 1/n फैक्टोरियल x बाई टू n बच गया। रेड वाले ने रेड वाले से मल्टीप्लाई किया। मैजेंडा जब मैजेंडा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। 1/n+ फैक्टोरियल है और यहाँ पे x बाई टू की पावर n+1 थी, तो एक x बाई टू यहां से आना है, तो क्या आप x बाई टू की पावर n+2 कर दोगे? ठीक होगी बात। अब जरा अगला फैक्टर देखो, 1/n+2 फैक्टोरियल ने इस वाले फैक्टर से बिलू वाले ने बिलू वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मैंने क्या लिखा, 1/n+2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल x बाई टू, और यहाँ पे x बाई टू की पावर कितनी थी, n+2, तो यहाँ पे x बाई टू की पावर 2 है, तो टोटल ये x बाई टू कितने हो जाएंगे, दैट इज n+4। तो इससे अगला फैक्टर मैंने वैसे ही समझाने के लिए लिख दिया, अंडरस्टूड होगा वो ऐसे ही आएगा, 1/n+3 1/3 फैक्टोरियल x बाई टू n+6 उसकी पावर बन जाएगी। ये इसकी मुझे ऐसा जरूरत नहीं थी, आगे मैं इसे लिखूंगा भी नहीं।
तो जनाब अब आपने देखा कि मैंने वो सारे कोफिशिएंट इकट्ठे करके लिख दिए जो मेरे पास Zn के साथ आ रहे थे। मैंने लिखा भी था कि मुझे सिर्फ वो कोफिशिएंट रिक्वायर्ड हैं जिनके साथ Zn आएगा, Zn के कोफिशिएंट जो बनेंगे। तो जनाब अब आगे चलते हैं। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन समझ चुके हैं, ये फैक्टर अब आपको समझ चुके हैं कैसे आ चुका है। अब अगर n फैक्टोरियल हम जानते हैं, गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि गैमा n+1 ये बराबर होता है n फैक्टोरियल के। अगर ये सोच के साथ मैं इधर आऊं तो ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे गैमा n+1 नहीं लिख सकता? ये गैमा n+1 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे सॉरी n+1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसे गैमा n+2 मेंशन सोच सकता हूं? ये आपके पास n+2 फैक्टोरियल है, तो क्या ये गैमा n+3 लिखा जा सकता है? तो मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे फैक्टोरियल वाले फैक्टर्स को गैमा में शिफ्ट करके लिख देता हूं। इस स्टेप में बस यही काम किया है। तो अब आपको वो गैमा फंक्शंस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं। फिर क्या जनाब, अब चूंकि मैंने शुरू में कह चुका हूं कि Zn का जो कोफिशिएंट आएगा वो बेजल फंक्शन होगा, तो मुझे ये बेजल फंक्शन की शक्ल में नजर भी तो आना चाहिए। तो मैं अब इन सारे फैक्टर्स को बेजल फंक्शन के पैटर्न पे लिखना चाहता हूं। तो बेजल फंक्शन आपको एक दफा रिवाइज करवा देता हूं। Jnx बराबर होता है समेशन r इज इक्वल 0 से इन्फिनिटी, नीचे r फैक्टोरियल आ रहा होता है, -1 की पावर r होती है, और गैमा n+r+1 होता है, और x/2 n+2r होता है। जरा पहला फैक्टर देखो, ये मेरा पहला फैक्टर है, तो क्या मैं -1 की पावर 0 कंसीडर करूंगा तो 1 आ जाएगा। n+1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या इसे n+0+1 कर दूं? r, इसका अंदर -1 की पावर r था, तो r 0 कंसीडर हो रहा है इस जगह पे, और x/2 n+2 आ रहा है मेरे पास। चूंकि इसमें तो अब अकेला n है, तो क्या n+2 इंटू 0 लिख सकता हूं? अब आप ये पहले फैक्टर को जरा गौर करो, तो ये वाला ही फैक्टर है, मगर अब आपको ये बेजल फंक्शन की शक्ल में नजर आ रहा है। इसी तरीके से जरा अगले में देखो, -1 आ रहा था, वो जो चूंकि यहाँ पे माइनस था, मैंने उसे इस तरीके से पॉजिटिव करके -1 लिख लिया। क्या मैं -1 की पावर 1 कंसीडर कर लूं? ठीक है। गैमा n+2 था, तो अगर मैं इसे गैमा n1+1 लिखूं, तो क्या अब आप जब यहाँ पे -1 की पावर 1 समझे तो अंडरस्टूड हो गया कि r मैंने 1 ले लिया है, तो अब r यहाँ पे 1 एक तौर पे बन गया 1/1 फैक्टोरियल x/2 n+2 इंटू 1, यानी n+2r आना था ना, तो r की जगह 1 आ रहा है इस वक्त। तो क्या सेकंड फैक्टर भी आपको अब बेजल फंक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है? इसी सोच पे जरा थर्ड वन देख लो कि -1 वहां पे नहीं था, थर्ड वन में पॉजिटिव का फैक्टर था, तो मैंने -1 की पावर 2 के पैटर्न पे इसे लिख दिया। जब मैं -1 के पैटर्न पे 2 पे लिखूंगा तो गैमा n+1 को क्या हम गैमा n+2+1 लिख सकते हैं, और 1/2 फैक्टोरियल आ रहा है, x/2 था n+4, तो क्या मैं उसे n+2 इंटू 2 लिख सकता हूं, यानी n+2r का कंसेप्ट आ गया। अंडरस्टूड सी बात है, -1 की पावर 2 ली है, तो इसका मतलब -1 की पावर r होती है, तो r अब 2 चलेगा, तो जहां जहां r आना था वहां वहां 2 आ गया। तो क्या ये अब आप समझ सकते हैं कि ये सारे बेजल फंक्शन ऐड हो रहे हैं, और ये अप टू सो ऑन चलने थे, तो आप इसे समेशन के रूप में लिख सकते हैं, यानी r इज इक्वल 0 से इंफिनिटी। अब ये सारे का सारा बेजल फंक्शन के रूप में आपने लिख दिया, तो क्या ये ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज सारी बेजल फंक्शन ही नहीं है? इसका मतलब ये जो सीरीज आपने असेंडिंग ऑर्डर में एक्सपेंड की है, तो अब आप लिखो जरा, क्योंकि आपने z की पावर पॉजिटिव n कंसीडर की ना, तो आप उस समय आप मल्टीप्लाई कर रहे थे zn को zn+1 को, तो वो एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर वाली मल्टीप्लिकेशन चल रही थी। तो अब आपने कहा ये समेशन n इज इक्वल -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, और z की पावर n j nx आ जाएगा आपके पास। तो बात समझ आई? अब आपने ये -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी क्यों ली? क्योंकि आपका फंक्शन तो चलेगा आगे, जब आप मल्टीप्लिकेशन ये करते जाओगे, तो आप जरा गौर करो, यहाँ पे z की पावर माइनस में नहीं आनी शुरू हो जाएगी? क्या z की पावर -n हो जाएगा? यहाँ पे z की पावर -n हो जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन आपका -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक चलेगा। तो ये चीज कहलाई आपके पास जनरेटिंग फंक्शन ऑफ jnx, या बेजल फंक्शन आप उसे बोल सकते हो। अब यही सारे स्टेप मैं दोबारा करने वाला हूं, मगर डिसेंडिंग पावर ऑफ z के पैटर्न पे सोचूंगा।
अब जब आप इसे डिसेंडिंग पावर में देखेंगे, सारे स्टेप मैं वही करूंगा उसी तरह। ई मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है x/2 z माइनस 1/z, इसको अंदर ले जाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल के दो फंक्शन बना दूंगा। एक बनेगा xz/2, एक बनेगा माइनस x/2z। और उसी तरीके से आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज को एक्सपैंड करते हैं, तो मैंने पहले फंक्शन को भी एक्सपैंड करके लिख दिया, दूसरे को भी एक्सपैंड कर दिया। अब मुझे z की वो कौन सा z चाहिए, z की पावर माइनस n के कोफिशिएंट चाहिए। ठीक हो गया। इसका मतलब अब मैं उन चीजों को मल्टीप्लाई करके सिर्फ लिखूंगा, बाकी चीजें नहीं मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ वो चीजें चाहिए जिनमें z की पावर माइनस n आता है। फिर जब वो सारी चीजें आ जाएंगी तो उसके कोफिशिएंट अलग कर दूंगा, तो वो जो कोफिशिएंट होंगे देखेंगे वो क्या बनता है। तो ये सारा मुद्दा है। तो अब आप देखो कि अगर आप यहाँ पे पहले तो सोचो z की पावर माइनस n ऊपर वाले फैक्टर से हासिल होगा नीचे वाले से, तो अल्टीमेटली वो नीचे वाले फैक्टर से आएगा क्योंकि z डिनोमिनेटर में है। तो z की पावर माइनस n रेड कलर में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर में समझे तो z की पावर माइनस n माइनस 1, मैजेंडा में समझे तो z की पावर माइनस n माइनस 2। तो अब इसका मतलब मुझे तो सिर्फ रिक्वायर्ड कौन है, मुझे तो z की पावर माइनस n रिक्वायर्ड है। तो अब मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो अगर मैं इस वाले फैक्टर को जिसमें z की पावर माइनस n आ रहा है इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मुझे z की पावर माइनस n हासिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा, 1/n फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर n x/2 की पावर n। ठीक होगी बात। अब जरा ब्लू कलर वाले को देखो, 1/n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 1 x/2। यहां पे बनना था z माइनस n प्लस माइनस n, z ऊपर जाना था ना, तो z की पावर क्या हो जानी थी माइनस 1। वो माइनस 1 ने किससे तरफ खाना था, n प्लस 1 थे, तो माइनस n माइनस 1 आना था। जरा इस ब्लू वाले में देखो कि z की पावर 1 है, तो जब ये फैक्टर आपस में, चूंकि आपस में क्रॉस आपकी मल्टीप्लीकेशन तो होनी है, तो इस वाला ब्लू वाला फैक्टर इस ब्लू वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो z की पावर माइनस n ही बचेगा। इसी तरीके से मैजेंडा कलर में जो आपके पास z की पावर माइनस n माइनस 2 बनना था, वो जब z की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो z की पावर माइनस n ही बचेगा। तो मैं उन सारी फैक्टर्स को सिर्फ ले लेता हूं जिनमें z की पावर माइनस n बनेगा और उनके कोफिशिएंट इकट्ठे करके लिख देता हूं। तो आप देखो मैंने यही काम किया है कि उनके कोफिशिएंट इकट्ठे करके लिख दिए। तो ये वो सारे फैक्टर मैंने समझाए जिनमें z की पावर माइनस n आपको हासिल होगा। बाकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ उन चीजों को डिस्कस करना है जहां से ये मैं चीजें मुझे यहाँ पे मुझे z की पावर माइनस n मिल रहा है। तो जनाब अब आप रेड वाले को जब रेड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख देंगे माइनस 1 की पावर n फैक्टोरियल x/2 n आ जाएगा। ब्लू वाले को ब्लू वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, z की पावर माइनस n मैंने समझा दिया है, वो बाहर आ गया। बाकी क्या बचा, 1/n फैक्टोरियल माइनस 1 की पावर n1 n प्लस 1 है, तो x/2 यहाँ पे x/2 है n प्लस 1, यहाँ पे x/2 एक और आना था तो वो बन जाएगा x/2 n प्लस 2। इसी तरीके से मैजेंडा में देखो तो आप बनेगा माइनस 1 n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 फैक्टोरियल, और x/2 क्या बचना था n प्लस 2, यहाँ पे x/2 क्या है 2, तो वो बन जाएगा n प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये x/2 और x/2 आपस में बेस एक जैसे होने से पावर ऐड हो जाएंगी इनकी। तो जनाब ये फैक्टर अब आपको हासिल हो गया। इनमें से माइनस 1 अगर आप गौर करो तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n प्लस 1, तो अगर मैं चाहूं तो माइनस 1 की n कॉमन ले सकता हूं, तो कॉमन ले लिया, पहले फैक्टर से माइनस 1 की पावर n बाहर चला गया, मगर यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, माइनस 1 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 2, तो वो फैक्टर मैंने इस तौर पे लिख दिया। फिर हम जानते हैं गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी के n फैक्टोरियल बराबर होता है गैमा n प्लस 1 के। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल है तो वो n फैक्टोरियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, गैमा n प्लस 1। यहाँ पे n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो गैमा n प्लस 2, यहाँ पे n प्लस 2 फैक्टोरियल है तो गैमा n प्लस 3 आ जाएगा। अब जाहिर मुझे बेजल फंक्शन में इसका कंसेप्ट लेके आना है, तो अब आप जरा ऑब्जर्व करो, क्या बेजल फंक्शन हम जानते हैं कि माइनस 1 की पावर r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 x/2 n प्लस 2 r। तो ब्रैकेट में लिखी हुई चीज को देखो, माइनस 1 की पावर 0,
तो क्या मैं यहाँ पे n+1 लिखा हुआ है, तो आप इसे समझने के लिए यूं भी तो समझ सकते हैं ना कि भाई आपके पास 0 है वहां पे, तो n+0+1 आ जाएगा, यानी r 0 कंसीडर हो रहा है। तो यहाँ पे x/2 n+2r आना था, तो r तो चूंकि 0 है तो +2r वैसे 0 हो जाएगा। फिर अगला फैक्टर देखो, -1 की पावर 1 नीचे आ गया n+1+1, यानी कि r की वैल्यू 1 कंसीडर हो रही है। तो आगे था n+2, तो उसे मैं लिख सकता हूं n+2 × 1। तो इसी तौर पे मैं नेक्स्ट फैक्टर को n+2 × 2 लिख सकता हूं, इसमें r की वैल्यू 2 कंसीडर हो रही है। यानी ब्रैकेट वाली चीज आपको समझ आ रही है कि ये पहला फैक्टर भी बेजल फंक्शन है, दूसरा भी बेजल फंक्शन है, तीसरा भी बेजल फंक्शन है, और ये सारे बेजल फंक्शन एक तरतीब में चल रहे हैं, यानी असेंडिंग पावर ऑफ r। और मैं जानता हूं r मैंने स्टार्ट लिया 0 से, और ये अप टू जाएंगे कहां तक, इंफिनिटी तक, क्योंकि डॉट 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 चल रहा है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के जो आंसर आएंगे वो सो इस तरह बेजल फंक्शन बनते चले जाएंगे। तो आप इन सबको सम करके समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो बेजल फंक्शन है ये एक तरह से मल्टीपल है किसका, -1 की पावर n इंटू z की पावर -n। z की पावर -n तो समझो ना एक अलग चीज है, तो इसका मतलब बेजल फंक्शन मल्टीपल है किसका, -1 की पावर n का। तो ये कोफिशिएंट हुआ इसका z की पावर -n का। तो इसको भी अगर आप लिखना चाहें इस तौर पे, ये n की पावर -इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएंगे, -1 की पावर n, z की पावर -n और jnx, तो ये भी इस सीरीज का एक्सपेंशन आ जाएगी। ये हम इसे बेजल फंक्शन ही बोलेंगे। बेजल फंक्शन सिर्फ तब बोलेंगे जब आपके पास ये z की पावर n के जो कोफिशिएंट आएंगे, दैट इज ओनली द बेजल फंक्शन। तो उसे हमने जनरेटिंग फंक्शन ऑफ jnx बोला था, या जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बेजल फंक्शन बोला था। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हो रही हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।